बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कुछ कंटेंट्स स्टडी करेंगे। जो लेक्चर नंबर 8 है हमारा, उन कंटेंट्स में कुछ डेफिनेशंस हैं। ग्राउंड स्टेट को अंडरस्टैंड करेंगे, एटम की या नॉर्मल स्टेट क्या होती है। एटम की एक ऐसी स्टेट होती है जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद हम प्रूव करेंगे हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम को लेते हुए इस रिलेशन को। ये रिलेशन किस तरह से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जानते हैं, अगर हम हाइड्रोजन एटम को स्टडी करें, उसमें ये ऑर्बिट्स हैं। ये है इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है लो वेस्ट एनर्जी ऑर्बिट के अंदर। तो एटम की एक स्टेट होती है, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी कि इस पहले ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे स्टे कर रहा है, तो ऐसी स्टेट क्या होगी? ग्राउंड स्टेट। अब अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब कि बाहर से इलेक्ट्रॉन गन से, सपोज कि इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसको पोटेंशियल दे के, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दे के हम क्या करें, इधर फॉल करवा दें इस एटम के ऊपर, और ये जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉन इस लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाए, तो इसे हम कहेंगे ये एटम की एक्साइटेड स्टेट है। जिस तरह से इंसान की इस दुनिया में रहते हुए डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, ठीक है। कुछ गरीब हैं, कुछ मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ बहुत रिच फैमिली से, ठीक है। तो पुअर है, मिडिल क्लास है और रिच है। ये इंसान की जो है ना स्टेट्स होती हैं। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं, जो पुअर है ये मिडिल क्लास है और ये रिच फैमिलीज़ हैं। तो ये स्टेट्स हैं। जिस तरह जैसे जिसके पास माल और दौलत होगी, उसी हिसाब से उसकी स्टेट होगी, ठीक है। पुअर गरीब है तो उसकी स्टेट बहुत नीचे वाली है, ये वह लोअर है। जो मिडिल क्लास है तो उसकी जो स्टेट है, मिडिल क्लास है उसकी जो स्टेट है वो दरमियान में है, ठीक है। उसकी ये स्टेट है। तो इंसान के साथ ये जो स्टेट ने ये एसोसिएट करती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसकी स्टेट ये वाली होगी, ये वाली ऊपर वाली। तो इट मीन्स दैट कि जिस तरह से इंसान की स्टेट्स होती हैं, इसी तरह से बेटे एटम की भी स्टेट्स होती हैं, कि एटम को आप किस स्टेट में स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब अंडरस्टैंड करें, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में इधर फिलामेंट होता है, आगे हीटेड कैथोड होता है, फिर उसके बाद आगे ग्रिड होता है, फिर ये एक्सेलरेटिंग या नोड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें काम होता है। और इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके भेजेंगे किसी एटम के ऊपर फॉल करवाने के लिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के पास मतलब कि एनर्जी है, वो यहाँ आके एनर्जी इसको देगा, इस एटम को, और वो एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो एटम की स्टेट होगी ना इस वक्त, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एटम की एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक हो गया जी। और इसके बाद सेकंड हेडिंग के बाद थर्ड हेडिंग आती है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी। अब देखें, एटम के पास अब अगर आपने इसको एनर्जी देनी है कि ये जस्ट एक्साइट हो जाए, यहाँ से ऊपर चला जाए, बस एक स्टेट से, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ये जंप कर जाए। यानी कि ये वाली अगर लो एनर्जी स्टेट P है और ये हाई एनर्जी स्टेट N है, सिर्फ इतनी एनर्जी जो इस एटम को चाहिए, रिक्वायरमेंट है इस एटम की कि जितनी एनर्जी इसको मिल जाए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक ले जाए। ऐसी एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक हो गया जी। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बेटे। अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गन को अगर डिस्कस करें तो इसके अंदर हम पोटेंशियल देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन की बीम को आगे यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, ठीक है, इसको भगाने के लिए। तो वो जो हम पोटेंशियल देते हैं ना इस इलेक्ट्रॉन गन को, जिस पोटेंशियल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन की बीम पूरी आके इसके ऊपर फॉल कर रही है एनर्जी एक्सटर्नल, तो वो पोटेंशियल जिसके अंडर ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और इस एटम को एक्साइट कर देगा, उसे हम कहेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखें आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस स्टेट में था जब वो, यानी कि यहाँ बना लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इधर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे होना है जी ग्राउंड स्टेट में। अब इसको आयोनाइज करना ना एटम को, उसके ऊपर आयन बनाना है, यानी कि उस पर कोई चार्ज आ जाए, तो इतनी एनर्जी इसको दे दें, जैसा कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से इतनी एनर्जी मिल जाए, इतनी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़ीरो है, वो एटम की ग्रिप से आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। तो अब एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो एटम के ऊपर एज अ होल आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पूरा सैंपल जहाँ पे आपने ये काम सारा करना है, सैंपल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अलहदा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएंगे वहाँ पर, उस सैंपल के अंदर पूरे आइंस बन जाएंगे। इज़ इट क्लियर नाउ? तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनाने के लिए ज़ाहिर बात है बाहर से कोई ना कोई एनर्जी चाहिए जो इस एटम को मिले, और ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर थ्रो कर दे। तो ऐसी एनर्जी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेम ज़ाहिर बात है आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी होगा, क्यों, जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर से आपने इधर फॉल करवाया, वो वाला इलेक्ट्रॉन गन से आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन गन से जब वो आएगा तो ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रॉन गन को आपने कोई ना कोई पोटेंशियल तो प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंडर ये एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की बीम, ठीक है। और वो पोटेंशियल अगर इतना दें कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए, तो वो था एक्साइटेशन पोटेंशियल। वो ऐसा पोटेंशियल था जिसने क्या किया है, सिर्फ एटम को एक्साइट किया है बस। लेकिन अगर हम उसको इतना पोटेंशियल दे दें, इतना दे दें, कितना, कि वो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजे, ठीक हो गया, उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या करे, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ना करवाए बल्कि उसको बाहर फेंक दे। तो ऐसा पोटेंशियल क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। अब देखना यह है कि जो एनर्जी, जितनी एनर्जी में डिफरेंस है ना ये दो ऑर्बिट्स का, उतनी एनर्जी अगर मिले तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, वापिस आएगा तो उतनी एनर्जी क्या करेगा, यहाँ से रिलीज़ करता है। अब अगर हम इसको इतनी एनर्जी दें जितना एनर्जी ऑर्बिट्स में, इस शेल्स में फ़र्क है, तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा बस, ठीक हो गया। अब अगर हम एनर्जी ज़्यादा देंगे, इतनी देंगे, फिर वो आउट हो जाएगा 13.6, ये ग्राउंड स्टेट के ऊपर एनर्जी होती है इसकी, इतनी देंगे ना तो वो आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। आप इससे ज़्यादा एनर्जी अगर दे दें, क्वेश्चन आ सकता है जहन में, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी दे दें फिर क्या होगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन तो एटम से जाएगा ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, सरप्लस एनर्जी, यानी कि वो यहाँ से आज़ाद होने के बाद भी आगे मूव करता रहेगा उसी एनर्जी के साथ जो इस एनर्जी से ज़्यादा होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ठीक हो गया। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जिनकी डेफिनेशंस आपको किसी बुक से भी इजीली मिल सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बुक से आपको इसको रीड भी करवा दूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने बुक नीचे प्लेस कर ली है सिर्फ आपको मुकम्मल तौर पर डेफिनेशंस को समझाने के लिए। अब देखें, पहले हमने बात की थी ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट की। कहता है नॉर्मली आम तौर पर इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़ इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, ये सबसे लो वेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, कोरस्पोंडिंग टू n इज इक्वल टू 1। दिस स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। नेक्स्ट है जी एक्साइटेड स्टेट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन हायर ऑर्बिट, हायर यानी कि वो n इज इक्वल टू 1 की बजाय देखिए n इज इक्वल टू 2 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने डेफिनेशंस को, वीडियो को स्टॉप करके
राइट भी कर सकते हैं अगर आपको ये ईजी लग रही हैं तो, ठीक है, या किसी और बुक से भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, नो इशू। तो कहता है फिर क्या कहेंगे, इस एटम को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे एटम की। द एटम मे बी एक्साइटेड बाय कोलिजन विद एक्सटर्नली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये बात वही आ गई है जो मैंने आपको अभी समझाई है कि कोलिजन करवाएंगे किससे, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना एक्सटर्नली, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा जी, इलेक्ट्रॉन गन से आएगा, ठीक है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कि कहाँ उसको जाना चाहिए जी, n इज इक्वल टू 2 पे। अब है जी इसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल थ्रू विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट, उसे ऐसे वहाँ से एक्सेलरेट करवाया जाए, ऑन कोलिजन इट कैन लिफ्ट इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट, उसकी ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट तक ले जाने के लिए जो सिर्फ काफ़ी हो जाए, तो ऐसे पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो चाहिए रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट से। कितनी होती है जी, देखिए ये प्लस में है ना, कि माइनस में मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन को उस एटम को उतनी एनर्जी की कमी है, माइनस में आएगा तो ये प्लस में है, जिसका मतलब ये है कि ये एनर्जी उसको रिक्वायर है, ठीक है, इसको आपने गिवन है जो दी है उसको। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये है मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट ऑन कोलिजन इट कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। तो इस तरह के पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी होती है जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम टू एनी एक्साइटेड स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकती है वो 1 2 3 4, मतलब कि इन्फिनिटी से पहले पहले, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं इसका जो प्रूफ था एक्साई हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम का, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पहले सीखे हुए हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करूँगा और आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी, ओके। अब देखो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है कि सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट एन में है, कौन सी स्टेट में है जी, एक्साइटेड स्टेट एन में, यहाँ से उसने कहाँ जाना है जी, लो एनर्जी स्टेट में आना है पी में। तो जब वो हाई से लो में आता है, आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स अच्छे से, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखें इस एटम से, ये एक एटम है, ये उसकी हाई एनर्जी स्टेट है, ये वाली एन, ये पी, लो एनर्जी स्टेट पी, हाई एन। यहाँ पे गया है तो कोई ना कोई एनर्जी लेकर गया ना अब्जॉर्ब करके, जब यहाँ से वापस आएगा ना तो जितनी अब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी यहाँ से रिलीज़ करेगा ना, तो ये वापस आ जाएगा। अब सपोज कोई एनर्जी है एच एफ, ये 19 चैप्टर में आपने डिस्कस की हुई है, एनर्जी क्वांटा, यानी कि एनर्जी का एक पैकेट है। वैसे क्या फार्मूला होता है, NHF, नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स, यहाँ पे एक एनर्जी पैकेट निकल रहा है सपोज, तो HF ले लिया। अब इस एनर्जी स्टेट और इस एनर्जी स्टेट में जितना एनर्जी में फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, उतना ही यहाँ पे ये फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं बुक से, देखें बच्चों बहुत आसान है, EN - EP, nth ऑर्बिट की एनर्जी हाई एनर्जी है ऑर्बिट, ये लो एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, इनका आपस में डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, HF। इस HF को आप एज इट इज लिखेंगे, ये एनर्जी है टोटल, ठीक है, इसका फार्मूला भी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ। वो क्या था जी स्टूडेंट्स, वो क्या था फार्मूला, E0/n² माइनस में, और ये माइनस फार्मूले का आ गया ये वाला, और ये फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग आएगा E - EP E0/p²। ओवर में क्या है, स्टेट, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और यहाँ से E0 क्या ले लिया, कॉमन, जब E0 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए बहुत आसान है, ठीक है। अब 1 - 1/n² प्लस 1/p², 1/p² प्लस का था उसे पहले लिख लिया, और माइनस का 1/n² बाद में लिख लिया, क्योंकि E0 कहाँ आ गया है, बाहर कॉमन आ चुका है। अब HC ऊपर था इधर, इसको इधर ला के नीचे क्या करवा देंगे, डिवाइड, क्या आ गया, HC नीचे आ गया, 1/p² - 1/n², E0/HC, E0 एनर्जी स्टेट है बेटे, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी,
13.6 हमने इसे जाउल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साथ में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस चीज़ को आपने 19 चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया होता है, ठीक है, इस चीज़ को, एनर्जी की कन्वर्जन को, क्योंकि मुझे पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है 1.6 10⁻⁻19 जाउल के बराबर है, ठीक हो गया। अब अगर हमने किसी एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जाउल में कन्वर्ट करना, तो क्या करते होते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 13.6 तो हमें वैसे ही लिखा मिलेगा ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, इतने जाउल के बराबर है, तो यहाँ पे इतनी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट होगी जाउल के अंदर, ठीक हो गया। अब एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जी, पता है आपको, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलती है, स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। इस आंसर को हम कहेंगे ये कांस्टेंट के बराबर है, क्योंकि देखिए ना ई नॉट फिक्स है, एच भी क्या है फिक्स और सी भी क्या है फिक्स। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आता है। पर मीटर कैसे आया, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ 1/λ है, आर एच, इस सारे फैक्टर की जगह पे आर ऑफ एच यहाँ पे रिप्लेस हो गया, दैट इज़ रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है, एमसीक्यू के तौर पर आपको आ सकती है। ये जो साथ में एक डायग्राम बनी हुई है, इसको 1 मिनट के लिए अंडरस्टैंड कर लें। जब पहले ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन आके फॉल करते हैं हाई एनर्जी स्टेट से, देखें ये लाइमन सीरीज़ में जो फॉल करते हैं रेडिएशंस हमें वो मिलेंगी, यानी कि टारगेट सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है कि वो कहाँ आएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में। अब ये एनर्जी स्टेट्स हैं जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली गई हैं, जो मैंने पहले आपको बात समझाई है कि एटम की भी क्या होती है, एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब अगर किसी सैंपल के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ है, उसमें बेतहाशा एटम्स हैं, किसी एक एटम में एक्साइटेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है डी एक्साइट होता है, हो सकता है कि वो सेकंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आया हो। सैंपल में किसी और एटम में वो थर्ड ऑर्बिट से भी पहले ऑर्बिट में आ सकता है। फिर सैंपल में किसी तीसरे एटम से वो आगे दूसरी, तीसरी और चौथे वाली स्टेट से भी वापस नीचे आ सकता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो ये टारगेट है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। तो ऐसी रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉन की एटम की डी एक्साइटेशन की वजह से निकलती हैं, वो लाइमन सीरीज़ में आती हैं ना, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं, ठीक है। तो ये लाइमन की यहाँ पे ये एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है लाइमन सीरीज़ वाली रेडिएशंस के लिए। अब बाल्मर सीरीज़ में कौन सा होता है, विजिबल रेडिएशंस आती हैं, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो टारगेट होता है वो सेकंड ऑर्बिट होता है, सेकंड एनर्जी स्टेट एटम की, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट होता है, यानी कि थर्ड से आ सकता है सेकंड में, और फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, और सिक्स वाले से आ सकता है, उससे ऊपर, ठीक हो गया। तो फिर जब एक ग्रुप मिला हमें रेडिएशंस का, एक सीरीज़ मिली, उसे हमने नाम दे दिया बाल्मर सीरीज़, यानी कि सारी की सारी रेडिएशंस एक पूरा ग्रुप की फॉर्म में आ रही थी ना, तो ग्रुप की फॉर्म में आने की वजह से हमने उनको एक ही सीरीज़ का नाम दे दिया, दैट इज़ बाल्मर सीरीज़। यहाँ से एक बात वाज़ेह थी कि सभी इलेक्ट्रॉन का जो टारगेट है स्टूडेंट्स, वो सेम ऑर्बिट है, यहाँ पे है सेकंड ऑर्बिट। अब थर्ड में जो रेडिएशंस आएंगी वो होंगी इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, वो तीसरे ऑर्बिट में आके टारगेट होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स का। फोर्थ वाले ऑर्बिट से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ऑर्बिट से आ सकता है सैंपल में किसी और एटम से, फिर सैंपल में किसी और एटम से सिक्स वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी उसका टारगेट भी क्या होगा, थर्ड वाला ऑर्बिट होगा, ठीक है। और फिर सेवन से भी आ सकता है, उसका टारगेट भी क्या होगा, ये थर्ड वाला ऑर्बिट होगा। ऐसे फिर आगे ब्रैकेट सीरीज़ है, यहाँ पे उनका टारगेट होगा, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, हाई एनर्जी स्टेट से आ सकता है, ठीक है। फिर ऐसी अगर फंड सीरीज़ या पी फंड सीरीज़ पढ़ते हैं उसको आप, तो उसमें भी उससे ही हाई एनर्जी स्टेट से आएंगे। तो ये स्पेक्ट्रम जस्ट आपको बता रहा है, ये ग्राफ बना के बता दिया आपको कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लिए हैं वो एनर्जी स्टेट सारी, और इधर वाई पे आपने एनर्जी को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जितनी एनर्जी होगी। यहाँ पे देखें, पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, दूसरे से निकालना है इलेक्ट्रॉन को बाहर तो इतनी एनर्जी चाहिए। ये जस्ट एनर्जी को यहाँ पे राइट कर दिया एनर्जी के फार्मूले के हिसाब से, ठीक है।
थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो उसके पास इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। और फोर्थ वाले से इतनी एनर्जी उसके पास होती है, ठीक है, इतनी उसको देनी पड़ेगी। और माइनस में है ना, मतलब कि उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको आज़ाद होने के लिए इलेक्ट्रॉन को। और अगर फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो फिर एटम इस एनर्जी स्टेट में होगा उसके पास, मतलब कि एनर्जी की ये वाली स्टेट होगी जिसके पास इस स्टेट में एनर्जी इतनी है। ये बात समझ लें, स्टेट्स में एनर्जी का मतलब क्या है कि इस सारे ग्राफ का मतलब ये है कि ये एटम की एनर्जी स्टेट है जहाँ पे एटम के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। फिर एटम के पास इतनी एनर्जी है इस स्टेट में, सेकंड ऑर्बिटल स्टेट। थर्ड स्टेट में इतनी है। तो माइनस का मतलब क्या था, तो आप जानते हैं अच्छे से कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटे ये। अब ये सारा आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इसको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।